हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आप लोग तैयार हैं पूरी तरीके से। सभी लोग रेडी हैं, मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम नज़दीक है बिल्कुल, और इसीलिए साइकोलॉजी का मैं चैप्टर 8 आपके सामने लेके आया हूँ, थिंकिंग। और साइकोलॉजी का ये चैप्टर मैं इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ क्योंकि ऑनलाइन मोड से बाकी चैप्टर्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ऑफलाइन मोड से ही प्रेफर किया है और ऑफलाइन मोड से ही आपने पढ़ा है। थिंकिंग वाला जो चैप्टर है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए। हर साल थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर्स में, और इसमें थोड़ी सी थ्योरीज ज़्यादा हैं, समझने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मेंटली यहाँ पे अवेलेबल होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँगा वो आपको समझना है। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ रिसोर्सेज नहीं हो पाए हैं कि मैं आपको स्लाइड्स प्रेजेंट कर सकूं या मैं आपको कुछ रिटर्न में प्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। आप लोगों के पास डेफिनेशंस हैं, आप लोगों के पास नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, सब कुछ हैं। द थिंग इज के आप लोगों को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं जो कि आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें समझ सकें, है ना। तो साइकोलॉजी का ये जो 8th चैप्टर है थिंकिंग, इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम जो है गो थ्रू करेंगे ताकि आप लोग किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस ना करें। सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट थिंकिंग। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारे पास कोई अभी फिलहाल ऐसा रिसोर्स नहीं है कि जिसके बेस पे मैं आपको कोई रिटर्न रिसोर्स प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है। तो इस वीडियो को देखने का पर्पस जो होगा वो पर्पस होगा चीज़ों को ग्रैब करना, कॉन्सेप्ट को समझना, नॉट के आप कॉन्सेप्ट का नोट्स तो कहीं से भी डाउनलोड कर लेंगे, नोट्स ऑलमोस्ट सब जगह सेम मिलता है। मैं जो दूंगा वो भी किसी 7th या 8th प्लेनेट का नहीं होगा, इसी गोले का होगा, इसी दुनिया का होगा। सो उसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। जो कॉन्सेप्ट्स में समझाऊंगा वो शायद दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो, तो वो आपको समझना है। सो थिंकिंग इज बेसिकली, स्टूडेंट्स यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि थिंकिंग जो है वो सबसे पहले जो चैप्टर में आपका जो जहाँ से स्टार्ट किया गया है एनसीईआरटी में, दैट इज नेचर ऑफ थिंकिंग। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो कि जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मेंटल प्रोसेसेस। ये सारे ही मेंटल प्रोसीजर्स का, सारे मेंटल प्रोसेसेस का, जो भी हम दिमाग में सोच रहे होते हैं, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो भी हम कर रहे होते हैं, उन सब का मेंटल बेस होता है। यानी कि जैसे आपने देखा कि पिज्जा बनता है, आप लोग पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा का एक बेस होता है। जब तक वो बेस नहीं होगा तब तक पिज्जा नहीं बन पाएगा, है ना। जब तक बिल्डिंग का बेस नहीं होगा तब तक बिल्डिंग सक्सेसफुली नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से जब तक मेंटली आप सोच नहीं पाएंगे तब तक आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बहुत इजी से अगर एग्जाम में भी अपीयर हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, और आप अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो आप उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके आंसर्स नहीं दे सकते। सो बेसिकली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंटल प्रोसेस इज थिंकिंग। थिंकिंग सबसे पहला काम होता है ना। तो थिंकिंग यानी कि अब वो जब भी कोई किसी भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस की या मेंटल प्रोसेस की बात होगी तो जो पहली चीज आपके जहन में, आपके माइंड में आनी चाहिए वो थिंकिंग आना चाहिए। कि जब तक थिंकिंग नहीं होगी एग्जिस्टेंस में तब तक कोई दूसरा मेंटल प्रोसेस वजूद में, एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। ओके, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। दैट इज ब्रश या कलर को हम नहीं देखते हैं जब किसी हम पेंटिंग को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पेंटिंग को अगर हम देखें तो कोई पेंटिंग आपके सामने बनी हुई है तो आप ये नहीं देखेंगे कि उस पेंटिंग के अंदर पेंटर ने, आर्टिस्ट ने ब्रश को कैसे पकड़ा हुआ है या ब्रश को किस तरीके से घुमाया, ब्रश को कैसे नहीं घुमाया, कलर कौन सा यूज किया है, प्राइमरी कलर्स हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं, या कैसे मिक्स किया है। ये सब आप गौर करेंगे भी तो बाद में करेंगे।
आपका जो पहला पर्पस होगा वो ये होगा कि जो इसका आर्टिस्ट है, जो इस जिसने ये बनाया है, उसका मेन पर्पस क्या है, वो बताना क्या चाह रहा है, उसका मैसेज कन्वे करने का मतलब क्या है, वो किस चीज को कन्वे करना चाह रहा है, उसका सोल पर्पस क्या है। ये जो है थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है कि हम अपने जहन में जो ख्याल हमारा जो होता है वो इसी तरह का होता है कि हम ब्रश या कलर को, या जिस तरह के कागज पे वो बना रहा है, जिस तरह के कार्डबोर्ड को इस्तेमाल कर रहा है, जिन भी चीजों को वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको ना देख करके ये देखेंगे कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो ये थिंकिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बुक के अंदर दिया हुआ है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज के थिंकिंग इज अ हायर मेंटल प्रोसेस। ये एक हायर मेंटल प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब ये इंसान होने की एक अलामत है, मतलब ये इंसान होने की एक पहचान है, एक सिम्टम कह लीजिए, एक क्वालिटी कह लीजिए कि एक इंसान के अंदर क्वालिटी ये होती है कि वो अलग मैमल से या अलग ऑर्गेनिज्म से यूनिक होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से यूनिक होता है, क्योंकि उसके अंदर थिंकिंग स्किल्स होती है ना। वो चीजों को सोचता है, फिर डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या दूसरी चीजों से डिफरेंट है क्या नहीं है। तो उन चीजों को डिसाइड करने के बाद वो किसी कंक्लूजन पर अराइव होता है। तो इसी वजह से इंसान बाकी जानवरों से, बाकी ऑर्गेनिज्म से अपने आप को डिफरेंट बना पाता है। और ये क्वालिटी, ये एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है, जो कि हायर मेंटल प्रोसेस कहलाता है। ओके ओके नेक्स्ट जो आप मैं एक बात यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कह देना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको पूरे चैप्टर का एक एक पॉइंट नहीं समझा सकता। मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं पास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के, उसमें से मैंने कुछ डिराइव जो किया कि कुछ कॉन्सेप्ट्स, बल्कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्किप नहीं करने जा रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आप पढ़ें कि आपको एग्जाम में मिस ना हो, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी चीज स्किप ना करें। ओके, तो इसको बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई चीज स्किप कर रहा हूं या छोड़ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत ज्यादा लंबा भी ना बनाएं वीडियो को, बहुत ज्यादा खींचे भी ना, एक्सटेंड भी ना करें, और बहुत चीजों को स्किप भी ना कर दें। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम क्योंकि नजदीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ओके, सो थिंग इज दैट के अगला जो टॉपिक है आपकी बुक में, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट्स। ओके, बहुत सीधी सी, बहुत सरल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे माइंड में जो थॉट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स पे। ओके, सो व्हाट इज बिल्डिंग ब्लॉक? फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार बिल्डिंग ब्लॉक नाम से ही क्लियर है कि हमारे पास आपको अगर बोल दिया जाए कि ये 4 स्क्वायर बॉक्स हैं आपके पास लकड़ी के, और इसी में कोई 5वां बॉक्स घुसाना है, यानी आप पहले के स्ट्रक्चर को देख के ही कोई 5वां बॉक्स घुसाएंगे, है ना। तो मीनिंग इसका ये हुआ कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारे माइंड में, उसी से रिलेटेड हम कोई नई नॉलेज अपने माइंड में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि एक जानवर है जो कि अंडे देता है। मैंने बोला आपसे कि एक जानवर है जो कि अंडे देता है, तो आपने कहा कि अंडे तो बर्ड्स देते हैं। तो यानी कि इससे प्रूव ये हुआ कि आपने एक ब्लॉक क्रिएट किया जिसकी नॉलेज आपको पहले से थी, उसके अकॉर्डिंग एक नई चीज आपने डिस्कवर किया अपने माइंड में। नॉलेज क्या थी आपके पास कि अंडे यानी कि एग्स जो है वो कौन ले करते हैं, कौन देते हैं? बर्ड्स। अब आपको एक नई बात पता चली गई, फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई जानवर भी है, कोई रिप्टाइल है या कोई जानवर है जो कि अंडे देता है। ओके, तो अब आपको जब पता चला तो आपने एकदम से आपको स्ट्राइक किया कि अंडे तो बर्ड्स देते हैं, तो आपने कनेक्ट किया अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से। अच्छा, तो बर्ड्स देते हैं अंडे, तो अच्छा ये भी अंडा देता है, मींस यू कनेक्ट विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज यू पजेस। तो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी नॉलेज जो आपके पास है उससे अपनी नई नॉलेज को कनेक्ट करना इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो इसका आप जो है ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटल इमेजेस। तो मेंटल इमेजेस क्या है? बहुत सिंपल सी, साधारण सी, सरल सी बात है कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो जो भी हम सेंस कर रहे होते हैं, देखिए ये शायद आपको कोई भी ना बताए, मैं बहुत
सोच समझ के बात कह रहा हूं कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन की जब बात होती है ना, तो वो टेंस के कॉन्टेक्स्ट में होती है। जब हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन की जब भी हम बात कर रहे होते हैं, तो वो हम पास्ट टेंस में भी करेंगे, प्रेजेंट टेंस में भी करेंगे और फ्यूचर टेंस में भी करेंगे। और ये जानते और समझते हुए करेंगे कि हो सकता है कि उन चीजों को आपने देखा हो और हो सकता है उन चीजों को नहीं देखा हो। फॉर एन इंस्टांस, आप कभी बचपन में किसी गांव में गए हो और आपने देखा हो कि वहां पे सरसों का खेत है, ओके, तो या आपने देखा हो कि वहां पे गोभी का खेत है, वहां पे गोभी की फसल हो रही है ना। तो अब आपको एकदम से जब भी कभी बात होगी कि गोभी की फसल कैसी होती है या सरसों की फसल कैसी होती है, तो आप एकदम से आपको याद आएगा, स्ट्राइक करेगा कि जो आपने बचपन में कभी देखा था, है ना। तो दैट इज कॉल्ड मेंटल इमेज, जो कि आपने देखा था और वो पास्ट से कनेक्टेड है, ओके। या फिर अभी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे सामने लैपटॉप है, मोबाइल फोन है और मेरे पास पेन है। तो मेरे से अगर पूछा जाए कि मेरे सामने क्या है, तो मैं बोल दूंगा मेरे सामने लैपटॉप है या मेरे सामने मोबाइल फोन है। तो क्यों मैंने ये बोला? बिकॉज प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टेंस में मेरे सामने ये मटेरियलिस्टिक चीजें रखी हुई हैं। तो मेरी मेंटल इमेज, मेरे सेंसरी एक्सपीरियंसेस ये कह रहे हैं कि मेरे सामने लैपटॉप है और स्मार्टफोन है, एज सिंपल एज दैट। बट फ्यूचर की अगर हम बात करें, मैं आपको एक सीधी सी बात कह दूं कि हम सब एक ट्रिप जो प्लान कर रहे हैं मनाली की, उसमें हम यहाँ से बस से जाएंगे। बस में 50 लोग होंगे और हम यहाँ से रात को कहीं ठहरेंगे, फिर हम वहां नाइट स्टे करेंगे, वहां से हम सुबह उठ करके फिर कहीं दूसरी जगह जाएंगे और हम वहां एंजॉय करेंगे और हम शॉपिंग करेंगे और ये करेंगे। सारी हमने एक डिटेल दे दी। तो अभी तक आपको सिर्फ इतना पता है कि मनाली में ठंड होती है, या मान लीजिए जिस मौसम में हम जा रहे हैं वो ठंड का मौसम होता है। सो आप कभी भी मनाली गए नहीं है मान लीजिए, खास करके उस मौसम में जब ठंड होती है वहां पर, जब ठंडी ज्यादा वहां बढ़ जाती है, उस मौसम में आप कभी भी मनाली नहीं गए हैं। तो आपके माइंड में जो पहली जो इमेज क्लिक करेगी वो ये करेगी कि जो आपने लोगों से कहानियां सुनी होंगी, आप एक इमेजिनेशन तुरंत करेंगे कि आप ठिठुर रहे होंगे, आपने मोटे मोटे गर्मी सर्दी के कपड़े पहने हुए होंगे और आपने कैप लगाई हुई होगी, आपने ग्लव्स पहने होंगे, आपने शूज बूट्स पहने हुए होंगे और आपने मोटी मोटी जैकेट्स पहनी हुई होंगी। आप यहाँ से बस से जाएंगे गाना गाते हुए, और ये सारी इमेजिनेशंस, ये सारे एक अजीब सी इमेजेस आप अपने माइंड में बनाते चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने कभी किया भी नहीं है ना। तो या फिर मैं कहूँ कि हम लंदन जाएंगे। अभी हम लंदन कभी भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, आप भी नहीं गए, शायद मेरे हिसाब से तो आप नहीं गए होंगे। और मैं जहां तक अपनी बात करूं, मैं भारत के बाहर नहीं गया हूं। तो हम कहें कि हम लंदन जाएंगे, तो अपने आप से ही हम कुछ इमेजेस बनाने लग जाएंगे कि हमें तो इंग्लिश आती है और हम इंडिया वाली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग। तो हमारा मजाक बनाया जाएगा कि शायद हमें ना पता हो कि हमारा मजाक बनाया जाएगा, तो हम कहेंगे कि शायद हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। दैट इज इमेजिनेशन ऑफ द सेंसरी एक्सपीरियंस वी हैव। तो जो हम इमेजिनेशन कर रहे होते हैं अपनी सेंसरी एक्सपीरियंसेस का, वो फ्यूचर में भी पॉसिबल है, प्रेजेंट में भी पॉसिबल है और पास्ट में भी पॉसिबल है। आई होप कि आपको ये मेंटल इमेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल इससे बहुत रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो कि एक बियर्डेड मैन, एक इंसान जिसके चेहरे पे बियर्ड हो, वो रास्ते पे किसी से लड़ाई कर रहा हो और आपने लाइफ में पहली बार किसी बियर्डेड मैन को देखा हो, वो रास्ते में किसी से लड़ रहा हो, किसी से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा हो, बदजुबानी कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो। तो हमेशा के लिए जो कि मेंटल इमेजेस बताते हैं, आप जब भी उस तरह के किसी इंसान को देखेंगे तो आपको क्या याद आएगा? आपको याद ये आएगा कि एक बियर्डेड मैन था जो कि रास्ते में इस तरीके से किसी से लड़ रहा था और बदतमीजी कर रहा था, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उस बियर्डेड मैन से रिलेटेड जो था वो ऐसे ही था। तो इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, है ना। नाउ द टॉपिक कम्स हियर इज कॉन्सेप्ट। जो आपकी बुक में अगला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट? बहुत सिंपल सी बात है। मैं समझता हूं कि कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जिसको कि हम कैटेगोराइज करना चाहते हैं। बुक में भी शायद यही वर्ड्स होंगे
कि हम जिनको कैटेगोराइज करना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, इन ऑर्डर टू सेव टाइम, इन ऑर्डर टू सेव एफर्ट्स, in order to acquire some more knowledge, is called is the way to acquire some knowledge is called concept. So concept is something के जिसमें हम कैटेगोराइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं कहूंगा कि मैंने घर में एक बिल्ली पाली हुई है, आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा कि बिल्ली किसको कहते हैं, व्हाट इज अ कैट, है ना. तो आपको तुरंत एक ख्याल जहन में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है बिल्ली किसको कहते हैं, कैट किसको कहते हैं. अब मुझे वो समझाना नहीं पड़ेगा कि उसके 4 पांव होते हैं और 2 कान होते हैं और एक पूंछ होती है और मुंह के पास जो है ना मूछे होती हैं. कुछ नहीं समझाना पड़ेगा मेरे पास. मैं सिर्फ आपसे इतना कहा है कि आई हैव अ कैट, जो कि मेरी पेट एनिमल है घर पे. इतनी सी बात खत्म. लेकिन अगर आपने सारी जिंदगी में कभी भी कैट नहीं देखा होगा तो शायद आपको चीजों को और ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर समझाने की जरूरत पड़ जाए. तो जैसे ही हम कहेंगे कि एक कोई चीज उड़ रही थी, तो पहली बात यहां तय हो गई कि जब जैसी मैं सुनूंगा या आप सुनेंगे कि कोई चीज उड़ रही थी, इतनी बात तो बहरहाल साफ हो गई कि शेर तो नहीं उड़ सकता, चीता तो नहीं उड़ सकता, इंसान तो नहीं उड़ सकता लॉजिकली, क्योंकि हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं. हम बिलीव जो करेंगे वो लॉजिकल चीजों पर करेंगे, जिन पे कोई रीजन जिनके पीछे हो, जिनके पीछे बिलीव किया जा सके. उड़ेंगे कौन? जो उड़ सकते हैं, जिनके अंदर उड़ने की कैपेसिटी हो. तो यानी कि पहली चीज हमने रूल आउट क्या कर दी कि वही उड़ सकते हैं जिनके अंदर उड़ने की कैपेसिटी हो. और दूसरी चीज कि कोई बर्ड ही होगा, यानी कि उसी कैटेगरी के कॉन्सेप्ट को हम इसके अंदर फॉर्म इन कर लेंगे कि जो उड़ सकते हो. यानी जैसे ही मेरे मुंह से बात निकली कि कोई चीज उड़ रही थी, क्या उड़ रही थी आई डोंट नो, तो सामने वाला जो सुन रहा है वो ये समझ लेगा कि जो कोई बर्ड ही होगा या कोई इंसेक्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि कोई मैमल नहीं होगा जो उड़ रहा है. ठीक है ना. कोई बिल्ली हवा में नहीं उड़ सकती, कोई कुत्ता हवा में नहीं उड़ सकता, इतनी बात बिल्कुल तय है. क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट डिराइव किया है वो हमने कैटेगोराइज किया है कि अच्छा कुत्ता, मतलब अब कुत्ता जैसे ही मुंह से निकला तो वो हमें पता है कि एक कुत्ता यानी डॉग क्या होता है. तो हमने कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए हम कैटेगोराइज हम कर लेते हैं. अच्छा, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे जहन में होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट के 3 लेवल होते हैं, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है. 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. नेमिंग का अगर क्वेश्चन आए तो 1 मार्क का आएगा, और मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेनिंग का नहीं आएगा. फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर एक्सप्लेन का आ भी जाए तो आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की. आपकी अपनी तरफ से मेहनत में या तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए. जो सबसे जो स्टार्टिंग लेवल होता है दैट इज सबऑर्डिनेट, जहाँ पे हम किसी भी चीज की बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ बताते हैं. उसमें हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते, इलेबोरेट नहीं करते, इलस्ट्रेटिव नॉलेज नहीं देते, इंफॉर्मेशन नहीं देते, सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देके बात को खत्म कर देते हैं. दैट इज सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट. उसके बाद जब हम चीजों को थोड़ा खोलते हैं, थोड़ा विस्तृत रूप में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक नॉलेज. और जब हम थोड़ा और बातों को बहुत अच्छी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा मेरे पास एक जानवर है जिसके 4 पैर हैं और उसके बदन पे थोड़े फर हैं और उसके मुंह के पास थोड़ी मूछें हैं, उसको शेरों की खाला कहा जाता है, उसके एक पूंछ है. तब आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद समझ में आएगा कि अच्छा ये कैट की बात कर रहा है, ये बिल्ली की बात कर रहा है. ओके, सो इस तरह की नॉलेज को हम इंटरमीडिएट नॉलेज कहते हैं, जहां पे हमें एनफ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि चोरी किसने की, तो ये कहना काफी नहीं रहेगा. पुलिस अगर पूछे कि चोरी किसने की, तो ये कहना काफी नहीं रहेगा कि चोरी किसी आदमी ने की. आपको उसको हुलिया बताना पड़ेगा, आपको उसके बारे में एनफ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. तो कॉन्सेप्ट शुड बी इंटरमीडिएट. ना बेसिक से काम चलेगा ना सबऑर्डिनेट से काम चलेगा. तो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लीजिएगा. अगला जो टॉपिक है आपके चैप्टर के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत बारीक सी चीज है, लेकिन इससे पहले कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग समझिए, पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को समझिए. प्रॉब्लम क्या होती है? हमें सबको ये लग रहा होता है ना लाइफ में, हर मोमेंट पे या बहुत सारे मोमेंट्स में मोर ऑफन, कि हम सबकी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ज्यादा है, बड़ी हैं. हमें लग रहा होता है कि यार मेरी प्रॉब्लम बड़ी है. फॉर एग्जाम्पल किसी का 2 साल से 3 साल से एडमिशन नहीं हो रहा है या कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, तो वो समझता है कि मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है. या किसी को ये लग रहा हो कि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वो समझे कि उसकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है.
कोई हेल्थ से परेशान हो तो समझेगा मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। हर इंसान ये समझता है कि उसकी प्रॉब्लम अपने अपने लेवल पर बड़ी है। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो प्रॉब्लम इज समथिंग कि जो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन से अवॉइड कर रही हो। ये बहुत सिंपल वर्ड में बता दे रहा हूँ, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे दे रहा हूँ कि किसी भी साइकोलॉजी की बुक में आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा और ना किसी इंटरनेट पे आपको ये वर्ड मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आप एग्जाम में बहुत आराम से लिख सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे। इसको एलेबोरेट भी आप कर सकते हैं। एनीथिंग विच ऑब्स्ट्रक्ट्स यू, विच स्टॉप्स यू इन ऑर्डर टू अटेन द मेंटल सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड प्रॉब्लम। बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि कोई भी हर वो चीज जो आपको मानसिक संतुलन से, मानसिक खुशी से बचा करके रखे, इसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। अब क्या होता है ना कि प्रॉब्लम कई बार हम खुद बनाते हैं और प्रॉब्लम कई बार दूसरे हमें देके जाते हैं। और याद रखें कि जो दूसरा वाला भी नाम मैंने लिया है कि प्रॉब्लम दूसरे हमें देके जाते हैं, वो प्रॉब्लम भी हम खुद ही बनाते हैं, क्योंकि ये हमें तय करना होता है कि उन प्रॉब्लम्स को सर पे चढ़ाना है या इग्नोर करना है। ठीक है। और अगर तो उसका सोल्यूशन जल्दी हम निकाल लें, उस सोल्यूशन तक पहुंच जाएं, उसके सोल्यूशन की बात करें तो मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम 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 करके उसका नारा लगाते रहें और उसको बार बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम का रोना रोते रहें तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो इस बात का आप जहन में ख्याल रखें। तो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि प्रॉब्लम से लेकर गोल तक, इस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉब्लम से आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप मोटे हो गए और आपको बुरा लगता है, आपको बॉडी शेमिंग होती है। या आप बहुत पतले दुबले, आप कहते हैं, आपके बारे में लोग कहते हैं कि इसको तो फूंक मारेंगे उड़ जाएगा, हवा चलेगी उड़ जाएगा, है ना। दैट इज प्रॉब्लम अबाउट यू कि आपको बॉडी शेमिंग होती है। गोल क्या है आपका? आपको या तो फिर अगर आप मोटे हैं तो आपको इतना बॉडी को पतला कर लेना है कि आपका मजाक न बने, और आप पतले हैं तो आपको अपनी बॉडी में इतना वेट गेन कर लेना है कि आपका मजाक न बने। तो आपकी प्रॉब्लम के सल्यूशन तक यानी गोल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सिंपल सी बात। क्या कहा मैंने? दोबारा कह रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के गोल तक पहुंचने के लिए उस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में आप मैथ्स में फेल हो रहे हैं, 10th क्लास में आप मैथ्स में फेल हो रहे हैं। 9th क्लास में जबरदस्ती आपको पास करके 10th में भेज दिया गया और 10th में भी आपको फर्स्ट टर्म में मैथ्स में फेल कर दिया गया। ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में गोल क्या है कि मुझे मैथ्स में अच्छे मार्क्स से पास होना है या सिर्फ पास होना है। तो यहां पर पास होने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मैथ्स में मुझे देना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सीधी और सरल बात है। फॉर एग्जाम्पल मुझे करियर में क्या करना है, मुझे क्या सब्जेक्ट चुनना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रेजुएशन अगर हो गया या मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हो गया या मेरा पीएचडी अगर हो गया है तो मुझे क्या करना है, अब भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो सीधी बात यह है कि देखा जाएगा कि क्या अब मैं कर सकता हूं, क्या रास्ते मेरे लिए खुले हुए, क्या सब्जेक्ट्स मैंने किए हैं, उससे क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि मुझे जो है ना एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो पहली बात यह कि मेरा अगर आर्ट्स से 12th हुआ है, अगर मैंने 10th के बाद आर्ट्स ली हुई है तो ये रास्ता खत्म। तो उस पर दिमाग खराब करके, वक्त खराब करके सिर्फ टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है ना। तो वो सिचुएशन रूल आउट हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि अब हम साइंस से रिलेटेड हर चीज को क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं, अच्छा कॉमर्स रिलेटेड भी हर चीज को हम क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं वो पॉसिबिलिटी जो सिर्फ ह्यूमैनिटीज से पॉसिबल है, जो ह्यूमैनिटीज से हासिल की जा सकती है। तो जितनी आसानी से चीजों को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग उतनी आसानी से लाइफ में हो जाएंगी। ठीक है। आई थिंक आधा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और मैं चीजों को बहुत जो है खराब नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कोशिश अपनी तरफ से ये कर रहा हूँ कि बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं उनको एलेबोरेट कर दूं। फिर से कह रहा हूँ कि नोट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। नोट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़े बहुत वर्ड हेरा फेरी होते हैं, वर्ड इधर के उधर आ जाते हैं, बात वही की वही होती है हर जगह, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है ना। एजुकेटर्स हर जगह लगभग एक ही बात लिखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। जो समझाने वाले एजुकेटर्स होते हैं उनकी बातों में थोड़ा फर्क होता है, उनसे आपको समझना होता है। कोशिश हमारी वही है। अब एक बात इसमें आती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या ऑब्स्ट्रक्शन क्या आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन ये आती है। सबसे पहली ऑब्स्ट्रक्शन तो याद रखें कि हमारा खुद का माइंडसेट। हम तैयार ही नहीं होते।
हमारा एक बहुत बैकवर्ड माइंडसेट कई बार हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि नहीं वी कैन नॉट डू दिस। कई बार जैसे शादियों में कुछ रस्में होती हैं, है ना। सोशियोलॉजी में भी जब हम कभी बात करेंगे तो ये टॉपिक छिड़ेगा, खास करके 12th क्लास की सोशियोलॉजी में। कुछ ट्रेडिशंस होते हैं और नॉर्म्स होते हैं, अगर उनको हटाने की बात की जाए, उनको खत्म किया जाए, तो अक्सर ये बात होगी कि नहीं, चूंकि हमारे बड़े करते आए हैं इसलिए ये नहीं हट सकता। और अगर उससे प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नदी सूखने लग जाए या कोई नदी बाढ़ देने लग जाए, बाढ़ आ गई, उससे पानी बहने लग जाए, बाहर आ जाए और लोग मरने लग जाए, लोगों की मौतें होने लग जाए, तो उसमें से गांव का एक आदमी ये कहने लग जाए कि नहीं जी ये जो है ना नदी मैया, ये जो मैया है नदी मैया है, ये एक कुंवारी और लड़की की वो मांग रही है, बलि मांग रही है। यानी गांव की किसी कुंवारी लड़की को जिसकी अभी शादी नहीं हुई है उसको पानी में बहाना पड़ेगा, तब जाकर के नदी शांत होगी। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में एक रास्ता, एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो रुकावट बन रहा है। क्या इस तरह से तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकेगी? क्या आपको लगता है लॉजिकली कि इस तरह से करने से नदी मान जाएगी? अरे नदी तो पानी देती है, नदी तो इस तरह से कभी नहीं करेगी कि नदी किसी की जान ले ले। ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है जो कई बार ह्यूमन जो है रीजन से आता है, आर्टिफिशियल रीजन से भी आता है और कई बार नेचुरल रीजन से भी आता है ना। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक रीजन तो माइंडसेट है कि हमारा बैकवर्ड माइंडसेट, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। दूसरा मोटिवेशन, हमारे अंदर मोटिवेशन लैक कर रहा होता है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं इस काम को, नहीं जी हमसे हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के सिर्फ दो ऑब्स्ट्रक्शन है जो आपको याद रखने हैं, पहला माइंडसेट और दूसरा मोटिवेशन। माइंडसेट बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है कई बार कि हम चाहते ही नहीं कि हम सुधार करें इसमें, कि नहीं जी हमारे बड़ों ने कर दिया। और दूसरा मोटिवेशन, कि हमारा खुद का अंदर का जो मोटिवेशन है वो कई बार बहुत ज्यादा कमजोर होता है कि हमें अपने ऊपर पूरा 100% ये बिलीव होता है कि हम कर ही नहीं सकते, हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं हम कर ही नहीं सकते हैं, और इस कॉन्फिडेंस में हम बहुत अच्छी तरह से छोड़ ही देते हैं। ठीक है ना, सार्काज़्म में समझ लीजिएगा थोड़ा सा। स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बुक में तकरीबन मेरे ख्याल से 7 स्टेजेस हैं, बहुत इजी से स्टेजेस हैं, आइडेंटिफाई कीजिएगा, समझिएगा। पहला स्टेज है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, समझिए, यानी कि बिना आइडेंटिफाई किए आप कभी भी मसले को हल नहीं कर सकते। एक बात तो ये हो गई, जब तक आप आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तब तक आप कैसे मसले को हल करेंगे ना, सीधी बात है। यानी कि आपके स्कूल में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, ये एग्जाम्पल मेरा नहीं है, ये भी मैंने किसी से सुना है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो चीजें मैं कहीं से सुन रहा हूँ और मुझे अच्छी लग रही है तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है आप तक पहुंचाने में। और गालिबन मैंने भी शायद कहीं किसी एजुकेटर से ही सुना है। तो आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होने जा रहा है और आपको एक दिन पहले बताया जाता है, जैसे हमारे स्कूल में कई बार हुआ करता था, जिस स्कूल से मैंने 10th क्लास की है वहां अक्सर एक दिन पहले मुझे बता दिया जाता था कि उमैर तुम्हें जाना है इंग्लिश पोएम रेसिटेशन में, तुम्हें जाना है स्पीच कंपटीशन में। कहाँ? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोनल लेवल पर। अब आपको जोनल लेवल पर जाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना है, और आपको एक रात पहले कॉल करके बताया जा रहा है कि तुम सुबह बस स्टैंड पे आ जाना, टीचर वहां से तुमको पिक कर लेंगे और स्कूल ले जाएंगे। और आपको क्या तैयारी है? कुछ भी नहीं, जीरो। तो एक प्रॉब्लम मान लीजिए कि ये है कि आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होने जा रहा है या स्पोर्ट्स फंक्शन होने जा रहा है जिसके लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा इसको कंडीशन को थोड़ा सा स्ट्रांग बना देता हूं कि आपकी क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि स्कूल के अंदर जो मुख्य अतिथि आएंगे, जो चीफ गेस्ट आएंगे, उनको खुश करने के लिए या उनको रिझाने के लिए मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर आपको एक रंगोली बनानी है। और उस वो रंगोली इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि देख करके मन खुश हो जाए। रंगोली बनानी है आपको। अच्छा, रंगोली पहली बात तो फ्री में नहीं बनेगी, प्रॉब्लम्स बता रहे हूं मैं आपको। तो पहला स्टेज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि रंगोली फ्री में बनने नहीं वाली, रंगोली में लगेंगे पैसे। दूसरा, आपको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि एक अकेला इंसान रंगोली नहीं बना सकता। तीसरा, आपको डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, वो भी गेट के हिसाब से अच्छा खासा बेहतरीन डिजाइन तैयार करना पड़ेगा कि जिसको देख करके अच्छा लगे। चौथा, आपको वक्त चाहिए होगा, एक दिन का काम ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से एक सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पैसा है कि आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और पैसा आपको दिया भी नहीं गया है।
तो अब आप इस प्रॉब्लम को बैठ करके सोचेंगे, और हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। हम प्रॉब्लम को लेकर के उसकी तस्वीर पढ़ने की बात नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो सबके साथ है। जैसे एक वो सीरियल है ना, इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस है नजरिए की बात। वही वाली बात है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम ये है कि एक दिन पहले, फॉर एग्जाम्पल आज 18 मार्च है, तो कल 19 मार्च को दोपहर तक आपको ये रंगोली बना के तैयार कर देनी है। पैसा आपके पास नहीं है, टीम आपके पास नहीं है, डिजाइन आपके पास नहीं है, लेआउट आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू हैव टू डू दिस। दिस इज द प्रॉब्लम। दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेर यू विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है ना। सेकेंड स्टेज में आप थोड़ा सोचेंगे प्रॉब्लम के बारे में, रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। इसके बारे में अच्छे से सोचेंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। क्या है? पैसा नहीं है। दूसरा, हमारे पास लोग नहीं है। तीसरा, डिजाइन नहीं है। यानी और अच्छे से सेकंड स्टेज में आप एलेबोरेट करके प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। तीसरा, प्लान द सोल्यूशन। क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं? पहले एक सॉल्यूशन पे सोचिए कि क्या पॉसिबल हो सकता है, उसके बारे में सोचिए, और फिर देखिए कि क्या पॉसिबल इसके आउटकम्स निकल सकते हैं, सोल्यूशंस निकल सकते हैं। एंड देन इवेल्युएट ऑल सॉल्यूशंस। फिर देखिए कि क्या हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, क्या हम दूसरे टीचर्स से पैसा मांग सकते हैं, क्या हम प्रिंसिपल को डायरेक्ट कह सकते हैं कि जी हम नहीं कर रहे, जाओ, आपने एक दिन पहले क्यों बताया। क्या हम जो इसका इंचार्ज है उससे हम बात कर सकते हैं, या क्या हम अपनी पूरी क्लास से चंदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने क्लास टीचर से बात करें, किसी एक ऐसे टीचर से बात करें जो सुनता है सारी बातें, जो सबकी बातों को समझते हैं। तो ये है आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस। उन सारे सॉल्यूशंस में से अगला जो स्टेज है, जो जिसको हम फिफ्थ स्टेज कहते हैं, सेलेक्ट वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट। इन सब में से आपको मान लीजिए ये लग रहा है कि हम डायरेक्टली जा करके उस टीचर से बात करें जो इस प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, और उनसे कहें कि सर हमारे पास पैसा नहीं है और इसके लिए चाहिए इतना पैसा। क्योंकि लोग इकट्ठा करना रंगोली के लिए नॉट अ बिग डील, डिजाइन तय करना नॉट अ बिग डील। डिजाइन भी आपने तय कर लिया, लोग भी आपने जमा कर लिए। इशू कहाँ आ रहा है? इशू आ रहा है पैसा तय करने में, पैसा इकट्ठा करने में। पैसा 2 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 100 रुपए में काम नहीं होने वाला। यानी आप चले गए इंचार्ज के पास और आपने कहा कि जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है हमारे साथ, आप दीजिए पैसा। वो क्या कहेंगे जी? वो कहेंगे बात तो सही है, ये अपने मकसद के लिए तो मांग नहीं रहे, स्कूल की इज्जत की बात है, तो यहाँ पे तो प्रिंसिपल से बात करके पैसा निकलवाना पड़ेगा, फंडिंग करवानी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपका ये काम कर गया सोल्यूशन, तो इवेल्युएट द आउटकम। अब आपको उस सोल्यूशन के बाद क्या क्या आउटकम हो सकता है। आपको पैसा मिलेगा, आप अपनी टीम को लगा देंगे काम पे कि तुमको ये वाला कलर लाना, तुमको ये सामान लाना, तुमको ये सामान लाना, तुमको फूल लाना। दैट इज द आउटकम। छठा स्टेज, आउटकम करो, चलो सब लोग काम पे लग जाओ, बांट दीजिए काम को। 7वें स्टेज पे रीथिंक एंड रिडिफाइन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। अब आप एक बार और सोच लीजिए कि आपने जो तरीका इख्तियार किया है वो सही भी है कि नहीं। हालांकि अलबत्ता आपने बहुत सोच समझ के अगर इस स्टेज को फॉलो किया है, तो बहुत सोच समझ के अगर किया है, तो जो आपने सोल्यूशन इख्तियार किया वो ठीक ही होता है। क्योंकि आपने जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं किया, अज्यूम ये करके हम चल रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है ना, ये स्टेजेस हैं। अब आपका एक अगला टॉपिक है, मेरे ख्याल से हमने चैप्टर का तकरीबन 70% ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। रीजनिंग। रीजनिंग है, नाम से ही क्लियर है, रीजन, एवरीथिंग विच इज बेस्ड ऑन रीजन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि मैं हवा में भूतों से बात करता हूं, दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ रीजन। ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कोई आदमी ये कहे कि जी मैं ना डेली जो है जो डॉग्स हैं उनकी सोल से बात करता हूं, नहीं हो सकता। रीजन नहीं है इसके पीछे वो। क्यों? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। सुपर नेचुरल चीजें, साइकोलॉजी और सुपर नेचुरल चीजें, ये बहुत अलग अलग बात है। उधर नहीं जा रहा हूं, वो अलग डिबेट छिड़ जाएगी, वो अलग बात है। अगर रीजनिंग के लिहाज से देखें तो ये नहीं है, हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो लॉजिकल थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी ऑलरेडी हैव, यानी हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना, हर चीज के पीछे। आपकी क्लास में कोई टीचर ये कहे कि मैं इस स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल हमारे एक क्लासमेट थे, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हो
क्योंकि 11th और 12th में वो मेरे साथी थे और बहुत हम मेरे मुझसे बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, बहुत स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। मिस्टर शुभम कुमार सिंह प्रतिभा स्कूल में वो मेरे साथी थे, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में। तो उन्होंने 12th के हाफ ईयरली एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन में 60 में से 66 मार्क्स हासिल किए थे और 60 में से 66 यानी लिखा हुआ भी था बाज़ाब्ता, 60 में से 66 उनके मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए थे। और फिर वो हम सब, हालांकि हम सब बहुत हंसे, या ये कैसे पॉसिबल है। वो गए फिर सर के पास, सर कम से कम इसको 60 करो, मजाक बन रहा है मेरा क्लास में। सो दिस इज नॉट रीजन, मतलब ये रीजन लॉजिकल नहीं है। अगर कोई टीचर कहे कि मैं इसको 60 में से 65 दूंगा, ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्योंकि इसके पीछे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। तो रीजनिंग इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स। भाई लॉजिक दिखाओ तब मानेंगे हम आपकी बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉजिक दिख रहा है कि यहाँ पर ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है, तो सामान गिर रहा है या सामान टिका हुआ है जमीन पे, तो लॉजिक है, मान लेते हैं कि है। अगर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे उस चीज को तो हम नहीं मानेंगे, सीधी सीधी बात। तो रीजनिंग दो तरह की है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ये जनरल टू पर्टिकुलर होती है। पहली बात तो इसमें हमारी एक बहुत बड़ी कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, शायद बुक में भी है, चलता आ रहा है बहुत दिनों से और अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई आदमी, आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे गए और आपने ट्रेन पकड़ते हुए, ट्रेन चल रही है हल्की हल्की प्लेटफॉर्म पे चल रही है, प्लेटफॉर्म में नहीं चल रही तो पटरी पे ही है, मतलब प्लेटफॉर्म से अभी छोटी ही है गाड़ी, और पटरी पे ट्रेन हल्की हल्की चल रही है और कोई आदमी उसे भागते हुए पकड़ रहा है। तो आपके माइंड में जो पहला थॉट आएगा वो ये आएगा कि टाइम का इसने ध्यान नहीं रखा, अब ट्रेन छूट गई तो भाग रहा है। इसको हम कहते हैं कि एक जनरल माइंडसेट किसी के लिए प्रिपेयर कर लेना, एक आइडियोलॉजी, एक माइंडसेट किसी के लिए प्रिपेयर कर लेना और अपनी माइंडसेट को किसी के ऊपर थोप देना। इसको कहते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग। यानी ये अच्छी बात नहीं है किसी के लिए इस तरीके की सोच रख लेना, या फिर किसी के कपड़े गंदे हैं तो हम कह लेना कि यार गरीब आदमी है, ये जरूरतमंद आदमी है। ये भी डिडक्टिव रीजनिंग का ही एक तरीका है, ये भी गलत है, मेरे बहुत गलत। हो सकता है वो किसी गरीब की, किसी मोहताज की या किसी जरूरतमंद की मदद करते आ रहा हो और उसके कपड़े मैले हो गए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो गरीब है ना। या फिर अच्छा, अभी हम आ जाते हैं इंडक्टिव पे, दोनों बातें हो जाएंगी वहां। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस, ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कोई स्पेसिफिक फैक्ट आपने ऑब्जर्व किया है फिर आप बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को प्लेटफॉर्म पे देखा कि उसकी ट्रेन छूट गई है, या फिर सॉरी वो भाग रहा है, छूट गई तो हमने डिडक्टिव में देख ही लिया, वो प्लेटफॉर्म पे भाग रहा है ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में। तो आपने सोचा कि शायद इसने तो ट्रेन पकड़ ली होगी, लेकिन किसी बुजुर्ग को या किसी जरूरतमंद को या किसी स्पेशल एबल्ड को ये ट्रेन पकड़वाने के चक्कर में खुद उतरा होगा, उसको ट्रेन इसने चढ़ा दी होगी, फिर ट्रेन खुल गई होगी और फिर ट्रेन पकड़ने के लिए ये स्ट्रगल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं फिर किसी कंक्लूजन पर आते हैं। ऐसे नहीं, डिडक्टिव में क्या होता है, हम चीजों को बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे सीधा कंक्लूजन पर जंप कर लेते हैं। जबकि इंडक्टिव में क्या होता है कि हम चीजों को पर्टिकुलर से जनरल पे जाते हैं, एक एक चीज को गौर करते हैं। वी बिकम मोर लॉजिकल इन इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि अगर कहीं पे जैसे किसी के कपड़े में गंदगी लगी है, कुछ धूल झड़क कर लगा हुआ है, तो हम कहेंगे, हम सोचेंगे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। हम सीधा ये आउटकम पे नहीं पहुंच जाएंगे कि ये जरूरतमंद होगा, इसने ये मजदूरी करके आया इसलिए इसके कपड़े गंदे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अब एक चीज है क्रिएटिव थिंकिंग, जो आपको बाकी नॉर्मल थिंकिंग से अलग बना देती है, और यही चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मेरे हिसाब से अगर आप इन्हीं चीजों को पढ़ लेंगे, कि जो ये लास्ट टॉपिक इंक्लूड करके कह रहा हूँ, क्रिएटिव थिंकिंग को इंक्लूड करके कह रहा हूँ, कि अगर आप इन्हीं चीजों को पढ़ लेंगे तो आप इतना पढ़ लेंगे कि आप इस चैप्टर में अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप 15 में से 15 आंसर लिखने के केपेबल हो जाएंगे। आपको आधा मार्क भी कोई कहीं नहीं कट कर सकता, ठीक है ना। लेकिन शर्त यह कि आप बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ें। तो क्रिएटिव थिंकिंग की जब बात होती है तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि क्रिएटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज है कि यूनिक मैनर, पहली बात एक वर्ड याद रखें, यूनिक मैनर,
कि यानी ऐसा सोचना जो नॉर्मल थिंकिंग से बहुत अलग हो, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करना, सोचना। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग बाजार में चाय बेच रहे हैं और सबकी चाय की दुकान चल भी रही है, और आपने भी ये इरादा किया कि आपको चाय का एक बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि चाय का जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा कमा रहे हैं। तो अब आपका काम ये होगा, अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग में बिलीव करते हैं, तो कि आप उन लोगों से अलग कैसे हों। यूएसपी जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की लैंग्वेज में, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या है कि जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, दैट इज कॉल्ड यूएसपी। तो आपका यूएसपी क्या होगा जो आपको क्रिएटिव थिंकिंग के पैरामीटर पर खड़ा कर दे कि आपके पास लोग बाकी दुकानों को छोड़ करके जमा हो जाएं, यानी कि समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यूनिक। तो इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं सोचने के, दैट इज सबसे पहले कि आप इसमें भी प्रॉब्लम्स को हम सोचते हैं, फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन। पहला स्टेज है प्रिपरेशन, तैयार करना, है ना। तो द प्रॉब्लम इज क्लियरली फॉर्मुलेटेड इन दिस स्टेज, यानी हम प्रॉब्लम को पहले फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉब्लम है क्या। हो सकता है ये आपको ना स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह लगे, लेकिन ये उससे अलग है, इसलिए मेंटली थोड़ा प्रेजेंट होकर सोचिएगा। The problem is clearly formulated in this stage, and facts and information about the problem is collected to comprehensively understand and analyze the problem. यहाँ पर चीजों को बहुत ईमानदारी के साथ समझा जाता है, रखा जाता है, उस पर डिस्कस किया जाता है। अभी सॉल्यूशन की कोई बात नहीं होती इस स्टेज में, प्रिपरेशन वाले स्टेज में। देयर इज नो डिस्कशन अबाउट द सोल्यूशन, देयर इज ओनली डिस्कशन अबाउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम प्रेजेंट देयर, टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है। बिजनेस क्या खड़ा करना है, चाय की दुकान का काम करना। इनक्यूबेशन इज द नेक्स्ट स्टेज वेयर थिंकिंग is characterized by a feeling of getting stuck and creative ideas don't occur। ये बहुत घटिया स्टेज होता है कई बार हमारे लिए, क्योंकि हम कई बार सिर्फ इसमें ही सोचने लग जाते हैं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस खड़ा करना है, कौन सा, चाय वाला। चाय का बिजनेस खड़ा करूंगा, लोग मेरे को चाय वाला कहेंगे, लोग मुझे घटिया निगाह से देखेंगे, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लोग मेरे पे कमेंट्स करेंगे। दिस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन। जब हम प्रॉब्लम की तरफ न जाकर, सॉल्यूशन की तरफ न जाकर के सिर्फ प्रॉब्लम पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन, जहां पर हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम की तस्वीर पढ़ने से नहीं होगा, सोल्यूशन के पास भी आना पड़ेगा। तो यहां पर फिर हम, जैसे वर्ड ही से ही क्लियर है कि इल्यूमिनेट, हम क्या गलत है, क्या क्या नहीं कर सकते। यानी हम बिजनेस लोन हमें नहीं मिल सकता, हटा दीजिए। हम किसी बड़े सेठ से पैसा नहीं ले सकते, हटा दीजिए। पिताजी से पैसे नहीं ले सकते, हटा दीजिए। माताजी के गहने गिरवी रख के पैसा नहीं निकाल सकते, हटा दीजिए। यानी खुद की जमीन नहीं खरीद सकते, हटा दीजिए। ये सारे इल्यूमिनेट करने वाली चीजें आप हटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हटाने के बाद में अगला स्टेज आ जाइए, वेरिफिकेशन। अब जब सारी चीजें आपने हटा दी तो कुछ एक दो तो आप पहुंचेंगे जहां पे आप सही स्टेज पे पहुंचेंगे कि हाँ, इससे प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो सकती है, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। अब जब आप आ चुके हैं कि हाँ, यहाँ पर मेरा मसला हल हो सकता है, तो आप उसके लेवल पर काम करना शुरू कर दीजिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट स्टेज है रिवीजन, जहां पे आप अपना मसला पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, यानी इसके बाद आपका कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और एक छोटा सा 1 नंबर 2 नंबर का टॉपिक बनता है, क्या बैरियर्स हैं क्रिएटिव थिंकिंग में। सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखिए, वही बात जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में की थी। माइंडसेट की प्रॉब्लम हो जाती है, मोटिवेशन बहुत लैक करता है, लैंग्वेज लैक करती है कई बार कि हमें वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। कल्चर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, हम उस आइडिया के बाहर नहीं जा पाते, उस कल्चर के, उस ट्रेडिशन के बाहर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को इतना कवर कर लिया गया है चैप्टर, आप लोगों के साथ इतना चैप्टर कवर कर लिया गया है कि आप लोग इंशाल्लाह एग्जाम तो कवर कर ही लेंगे, कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने नेचर ऑफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाई डू वी नीड कॉन्सेप्ट्स, इसके अलावा स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग रह गया था। बस इतना समझ लीजिए कि रीजनिंग के थ्रू जिस डिसीजन पर हम पहुंचते हैं, इसको डिसीजन मेकिंग। और लाइफ में कहीं ना कहीं हम सब कभी ना कभी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा,
स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग हमने पढ़ा, बैरियर्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग हमने पढ़ा। और इसी को अपने ध्यान में रखिएगा, चीज़ों को एक बार रिवाइज कीजिए, नोट्स को पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। एग्जाम को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाइए, अपनी मेंटल हेल्थ से ऊपर एग्जाम को मत रखिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे खुदा ना खास्ता और आपके पास मार्क्स 97% रहेंगे तो ऐसे 97% किसी काम के नहीं है, ठीक है। और अगर आप हेल्दी हैं और आपके 67% आते हैं, 70% आते हैं, 65% आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे 65% उस 97% से बहुत अच्छे हैं। आप अपने हेल्थ का पूरे तरीके से ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई का भी ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। और फिर 12th क्लास में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। उससे पहले हम कल परसों में बहुत जल्दी अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहूंगा, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।